स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा कैल्शियम को कंप्लीट किया था। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है, और हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा अवशोषित की जाती है, कितनी उसको हम लोग विसर्जित कर देते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक। और जो कैल्शियम की अवशोषण कितनी होती है, 30 से 40% ही, जो 30 से 40 mg ही हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम को अवशोषित कर पाते हैं, ठीक। और क्या हम लोगों ने देखा था कि इसके बाधक तत्व थे कौन कौन से, एक ऑक्जेलिक एसिड था, दूसरा क्या था, फाइटिक एसिड था। और क्या कि अगर हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा ज़्यादा मात्रा में, फाइबर ज़्यादा मात्रा में है तो भी क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। और अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है तो भी क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। और अगर क्या होगा, कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तो भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, या तनाव की स्थिति में होने पर भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। और क्या हमने देखा था कि सहायक तत्व देखे थे, इसमें सहायक में क्या था, विटामिन डी था, और क्या था, फास्फोरस था। और क्या इसमें क्या था कि इसमें विटामिन सी भी क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और हमने क्या किया था कि कैल्शियम की अधिकता होने पर हमने एक चीज़ देखी थी, मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम, जिसे क्या कहते थे, दूध क्षार सिंड्रोम, दुग्ध क्षार युक्त सिंड्रोम कहते थे। क्या कहते थे, मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम, जिसे दुग्ध क्षार सिंड्रोम कहा जाता था। यह किसमें होता था, यह किसमें, प्रौढ़ व्यक्ति में या तो वृद्ध में, ये प्रौढ़ और वृद्ध में देखा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम का जमाव होने लगता है, और यह कैल्शियम का जमाव रक्त या हड्डी कहीं भी इसका जमाव हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और क्या देखा था कि पथरी के बारे में, कैल्शियम की अधिकता हो रही थी तो पथरी भी कैल्शियम की अधिकता होने से होती है, और उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसकी अधिकता होने से क्या होता है, गुर्दे की पथरी होती है। किसकी पथरी, गुर्दे की पथरी होती है। फिर हमने क्या देखा था, एल्केलाइन सिंड्रोम जो होता है, यह ज़्यादा देखने को मिलता है उन लोगों में कि जो क्या होते हैं, जिस व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर होता है, क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। और ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि इसमें जो ये दवा लेते हैं, उन दवा में क्या होती है, वह एक क्षार युक्त दवा होती है, उसका ज़्यादा सेवन करने से क्या हो जाता है, वही मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम हो जाता है। अब हम लोग और क्या हमने देखा था कि ये किसके बारे में, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है, चूना है। चूना जो है, चूना में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग फास्फोरस के बारे में क्या देखते हैं। यह फास्फोरस जो होता है, ये तीन इसके फ्रेंड थे ना, विटामिन डी था, कैल्शियम था, फास्फोरस था। तो विटामिन डी को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, कैल्शियम को भी किया। आज हम लोग फास्फोरस को कंप्लीट करते हैं। फास्फोरस जो होता है, यह एक ऐसा तत्व है, ये अकार्बनिक तत्व है, अकार्बनिक पदार्थ है। और क्या है कि इसकी कैल्शियम की मात्रा कितनी थी, कैल्शियम की मात्रा 2% थी ना, 4% क्या था, खनिज तत्व था, और जिसमें से 2% किसका है, कैल्शियम का, जिसको हम लोगों ने कल देखा था। और 1% जो बचा था वो फास्फोरस का था। तो ये 1% मात्रा 1% जो होता है 4% में, 1% किसका होता है, फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का होता है। 1% किसका होता है, फास्फोरस का होता है। ये कैल्शियम के अवशोषण में क्या करेगा, कैल्शियम के और विटामिन डी के, इन सब के अवशोषण में क्या करेगा, फास्फोरस कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है, ठीक। और क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा कि फास्फोरस जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है, और 4% क्या था, खनिज तत्व था। इसमें 4% में 2% किसका था, कैल्शियम का था, 1% किसका है, फास्फोरस का है। बचे 1% में जो 24 खनिज तत्व होते हैं, बाकी सब किसके होते हैं, वो 1% के अंतर्गत आते हैं। और क्या, फास्फोरस जो होता है वह कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है, और ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। और क्या देखते हैं कि जो भी काम करता है वह क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलकर करेगा। ये क्या करेगा कि जो भी काम करेगा वो किसके साथ मिलकर करेगा, वह कैल्शियम के साथ मिलकर करेगा।
साथ मिलकर करेगा और क्या बनता है, और कैल्शियम फास्फेट बनाता है। ये जो भी काम करेगा वह कैल्शियम के साथ मिलकर करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और फास्फोरस जो है वह प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फास्फोरस। हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फास्फोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोप्रोटीन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फास्फोरस जो है वह सिर्फ किससे मिल रहा है, कैल्शियम के साथ। नहीं, यह क्या है कि यह कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर कुछ न कुछ, मतलब जो भी इसको हेल्प करता है, यह कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर बनता है। कार्बनिक तत्वों में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, फैट पढ़ा है। इन तीनों से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, प्रोटीन से 4.2, और फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे जो होती है 9.2 ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हम लोगों ने इसको देखा था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फास्फोप्रोटीन। अब फास्फोरस कैसा है, फास्फोरस क्या है, ये एक प्रकार का खनिज तत्व है। प्रोटीन क्या है, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ये अकार्बनिक है फास्फोरस, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक है। ठीक, और ये कैसा न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन कैसा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना रहा था, फास्फोप्रोटीन बना रहा था। और वसा के साथ मिलकर क्या बना रहा है, फास्फोरस वसा के साथ मिलकर फास्फोलिपिड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोलिपिड बनाता है। और कैसा न्यूट्रिएंट है, हमने बताया फास्फोरस को एक माइक्रो है, जिसकी हमारे शरीर में क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। यह कितना होता है, यह 1% क्या होता है, फास्फोरस का होता है। और 80% काम क्या करता है, 1% काम कौन करता है, 1% फास्फोरस और 80% काम कैल्शियम के साथ करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है, फास्फेट बनाता है। ये कैल्शियम फास्फेट किसके लिए ज़रूरी होता है, ये हड्डी एवं दांतों के लिए ज़रूरी होता है। और 20% जो बचा, 20% यह शरीर में ऊतक और तरल पदार्थ में पाया जाता है। जो फास्फोरस होता है यह हर एक कोशिका में भी रहता है। रक्त को क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। कौन, फास्फोरस, रक्त को शुद्ध करने का काम और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है वह 2 रूपों में पाया जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग अभी पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या, एक बार फिर से इसके बारे में देखते हैं कि फास्फोरस कैसा तत्व है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। फास्फोरस कैसा है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। और यह फास्फोरस जो होता है, यह खनिज तत्व जो 4% होता है, उसमें 2% कैल्शियम का होता है, 1% किसका होता है, फास्फोरस का स्थान होता है। कैल्शियम के अवशोषण में कौन मदद करता है, फास्फोरस मदद करता है। और जो भी काम करेगा वह किसके साथ मिलकर करेगा, कैल्शियम, और जो भी कैल्शियम के साथ मिलकर करता ही है, लेकिन क्या करता है कि कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। और फास्फोरस प्रोटीन
प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फास्फोप्रोटीन मिलकर बनाता है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले प्रोटीन वाला चैप्टर जब कंप्लीट किया है, जो प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा है उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़े हैं। ठीक, वसा के साथ मिलकर क्या बना रहा है, फास्फोलिपिड बना रहा है। ठीक, ये फास्फोरस कैसा न्यूट्रिएंट है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। 1% फास्फोरस और 80% काम जो होता है 80% का काम कैल्शियम के साथ करता है। मतलब फास्फोरस जो होता है वह 80% काम कैल्शियम के साथ करता है और कैल्शियम और क्या बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है। 20% वह शरीर में ऊतक और तरल पदार्थ में पाया जाता है। रक्त को शुद्ध करने का काम क्या करता है, कौन करता है, फास्फोरस करता है। और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए ये फास्फोरस जरूरी होता है। फास्फोरस को हम देखते हैं, इसको कितने वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2, यानी फास्फोरस को 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं, एक कार्बनिक फास्फेट होता है, दूसरा कौन सा होता है, अकार्बनिक फास्फेट। तो हमने क्या देखा कि फास्फोरस को 2 रूपों में बांटा जाता है या 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से, कार्बनिक फास्फोरस, दूसरा अकार्बनिक फास्फोरस। कार्बनिक फास्फोरस जो होता है, जो कार्बनिक फास्फेट होता है, एक क्या होता है कि कार्बनिक फास्फेट, दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक फास्फेट। जो कार्बनिक फास्फेट होता है, जैसा कि नाम से ही है कार्बनिक फास्फेट, यानी फास्फोरस जो होगा वो रहेगा ही, लेकिन कार्बनिक, ये कार्बनिक तत्वों के साथ, जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनके साथ मिलकर बनाएगा। और अकार्बनिक फास्फेट क्या होता है, ये अकार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर बनाएगा। तो इसको देखते हैं कि फास्फोरस 2 रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से, एक कार्बनिक फास्फेट, कार्बनिक फास्फेट, दूसरा क्या है, अकार्बनिक फास्फेट, अकार्बनिक फास्फेट। तो कार्बनिक फास्फेट क्या होता है, ये इसमें क्या होते हैं कि कार्बनिक में कौन कौन से तत्व हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या पढ़ा है, प्रोटीन, तीसरा क्या पढ़ा है, फैट। ये तीनों क्या है, कार्बनिक तत्व हैं। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बनिक फास्फेट, यानी फास्फोरस रहेगा प्लस कार्बनिक तत्व रहेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोफास्फेट। और अकार्बनिक में क्या रहेगा, सोडियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट। मैग्नीशियम फास्फेट। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों क्या होंगे अकार्बनिक तो होंगे। यहाँ पर अकार्बनिक से मिलेगा और यहाँ पर जैसा कि नाम से है कार्बनिक अकार्बनिक से मिलेगा या अकार्बनिक कार्बनिक से मिलेगा। अब क्या देखते हैं कि एक पॉइंट नोट करिए कि स्वस्थ व्यक्ति में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में फास्फोरस की मात्रा 400 से 700 ग्राम होती है। कितनी होती है, 400 से 700 ग्राम होती है। यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था कि फास्फोप्रोटीन, ये फास्फोप्रोटीन किस में पाया जाता है, ये फास्फोप्रोटीन दूध और अंडा में पाया जाता है। और अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा है, फैटिक एसिड पढ़ा है। ये क्या था हम लोगों ने जब 2 पढ़े थे ना, एक क्या होता है सहायक तत्व था, दूसरा क्या था बैरियर, जो बैरियर का काम का, एक हेल्पर थे, दूसरा क्या था बैरियर था, यानी एक सहायक था, दूसरा क्या था बाधक। तो बाधक में हमने क्या देखा था कि
फाइटिक एसिड देखा था ना, एक ऑक्जेलिक एसिड देखा था, दूसरा क्या था फाइटिक एसिड देखा था, तीसरा हमने क्या देखा था कि अगर तीसरा क्या देखा था कॉपर देखा था, चौथा क्या देखा था मैग्नीशियम देखा था। तो इस तरीके से ये क्या थे बैरियर का काम करते थे कि इन सब की अधिकता होने पर या इन सब के होने पर किसका जो उसमें जो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होने दे रहे थे। तो ये क्या है फाइटिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है, फाइटिक एसिड ये किस में पाया जाता है, दाल, अनाज। देखिए पहले क्या करते थे कि जब हम लोग दाल बनाते थे पहले, जब बहुत, अब तो नहीं, लेकिन जब बहुत पहले दाल बनती थी तो जब दाल में उबाल आती थी या दाल जब खौलने लगता था, पानी खौलने लगता था दाल डालने पर, तो उसमें से जो ऊपर झाग आता था वही क्या उसको क्या होता था, उसको निकाल दिया जाता था। और इसी वजह से वो क्या होते हैं, वह बाधक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो किसमें जो कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अनाज खा रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व उसमें ऐसे होते हैं अनाज में, दाल में और किसमें, सूखे मेवे में, वो क्या हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो दाल हुआ और अनाज हुआ और क्या सूखा मेवा, इन सब में फाइटिक एसिड होता है। क्या होता है फाइटिक एसिड किसमें होता है, दाल में, अनाज में, सूखे मेवे में। इसीलिए क्या होता है इसी की वजह से क्या होता है, इसी से क्या होता है फास्फोरस कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। फास्फोरस कैल्शियम का अवशोषण क्या होता है, कम हो जाता है। अब अगर देखेंगे कि दाल और अनाज में फास्फोरस मतलब क्या होता है, इसमें कौन फाइटिक एसिड होता है, दाल और अनाज में क्या होता है, फास्फोरिक एस्टर के रूप में होता है। ये क्या करते हैं फास्फोरिक एस्टर, ये क्या करते हैं होता है। ठीक, दाल और अनाज में ये फास्फोरिक एस्टर के रूप में होता है और ये क्या करते हैं, ये बाधा पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं घुलने नहीं देते हैं। ठीक, और सूखे मेवे में किस में होता है, ये फाइटिक एसिड के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट ऐसे भी कर सकते हैं, सूखा मेवा फाइटिक एसिड। तो ये फाइटिक एसिड भी क्या है, ये बैरियर है, फाइटिक एसिड। और दाल और अनाज ये क्या है, फास्फोरिक एस्टर। ठीक, सूखा मेवा में फाइटिक एसिड, दाल और अनाज में फास्फोरिक एस्टर। ये क्या है फाइटिक एसिड और फास्फोरिक एस्टर क्या होते हैं कि ये कैल्शियम अवशोषण इन सब चीज़ में क्या होते हैं, फास्फोरस में बाधक का काम करते हैं, मतलब फास्फोरस को अवशोषित नहीं होने देते हैं। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कार्य के बारे में। तो इस फास्फोरस को कितने रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में, एक कार्बनिक फास्फेट, दूसरा अकार्बनिक फास्फेट। और एक स्वस्थ व्यक्ति में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 400 से 700 ग्राम होती है। फाइटिक एसिड जो होता है ये कौन, दाल और अनाज, सूखा मेवा, मतलब दाल और अनाज, सूखे मेवे इत्यादि में, इसी से फास्फोरस कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। दाल और अनाज में क्या होता है, फास्फोरिक एस्टर के रूप में होता है और सूखे मेवे में फाइटिक एसिड के रूप में होता है। अब क्या देखेंगे कि इसके कार्य देखेंगे। तो जितना हम लोगों ने अभी तक समझा है तो उतने में हम लोगों ने ये समझा कि फास्फोरस का कार्य किसके लिए होता है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर कर रहा है ना। तो कैल्शियम के साथ जब ये मिलकर कर रहा है तो ये किसके लिए होता है, हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए होता है। और किसके लिए होता है कि
जब फास्फोरस जो कैल्शियम होता है वह फास्फोरस और विटामिन डी के लिए होता है, तो फास्फोरस में भी ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। यह कैल्शियम के अवशोषण में क्या करेगा, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और क्या करता है, कोशिका के विकास में मदद करता है। यह पौष्टिक तत्वों के आवागमन में मदद करता है। फास्फोलिपिड के रूप में शरीर को क्या करता है, शरीर की क्रियाविधि में मदद करता है। तो इसके कार्य लिखते हैं, फास्फोरस के कार्य। इसके कार्य क्या हैं, हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायक। ये क्या करता है कि हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है फास्फोरस। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और क्या, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, और क्या करता है, ये पौष्टिक तत्वों के आवागमन में मदद करता है। यह पौष्टिक तत्वों के आवागमन में मदद करता है। और कार्बोज के चयापचय में मदद करता है। किसमें, कार्बोज के चयापचय में मदद करता है। और क्या करता है कि फास्फोलिपिड के रूप में, किसमें, फास्फोलिपिड के रूप में क्या कर रहा है, फास्फोलिपिड के रूप में यह शरीर की क्रियाविधि में मदद करता है। ठीक है, फास्फोलिपिड के रूप में क्या करता है, शरीर की क्रियाविधि में मदद करता है। अब क्या देखेंगे, फास्फोरस की कमी से क्या होता है। ये फास्फोरस के कार्य थे। फास्फोरस की कमी से, तो जैसा कि हम लोग पहले हर तत्व में जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि जो भी चीजें कार्य में इसके कार्य जो हो रहे हैं फास्फोरस की वजह से, अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इस कार्य में बाधा पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी कमी से क्या होगा कि भूख नहीं लगेगा। पहली चीज, भूख नहीं लगेगा। और क्या होगा, वजन घटेगा। और क्या होगा, हड्डी में दर्द रहेगा। और क्या होगा, कमजोरी रहेगी। और क्या होगा कि फास्फोरस के ना होने पर कैल्शियम का अवशोषण बाधित होगा। फास्फोरस मेन सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फास्फोरस के ना होने पर कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं कि फास्फोरस का अवशोषण कहाँ होता है। तो फास्फोरस का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। कहाँ होगा, छोटी आंत में। और संग्रह कहाँ होता है, इसका संग्रह 80% जो होता है वह हड्डी एवं दांतों में होता है, और 20% जो होता है वह किसमें होता है, ऊतक या द्रव में, जो भी द्रव पदार्थ होते हैं। ठीक, और इसका भी सोर्स क्या होता है, मछली, मांस, अनाज, तेल, इस सब चीजों में फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस के कार्य हमने देखे। और फास्फोरस की कमी से क्या होता है, फास्फोरस की कमी। वैसे तो फास्फोरस की कमी जो होती है वह सामान्यतः होती नहीं है। ठीक है, कैल्शियम के लंबे समय तक कमी होने पर क्या होती है, इसकी भी कमी हो जाती है। लेकिन वैसे फास्फोरस की कमी जल्दी देखी नहीं जाती है। तो ये क्या हो गया, फास्फोरस का चैप्टर जो होता है वह कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो होता है खनिज तत्व जो जितने भी हैं उसके कोई दूसरे तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये फास्फोरस कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को कोई कमी लगे तो आप लोग कमेंट करिए। और क्या है, एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो रेगुलर कम से कम 1-2 वीडियो पढ़िए। और जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता है और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। अभी से तैयारी रेगुलर जब बनी रहेगी तो आगे जो है एग्ज़ाम में वो दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी ये क्लास जो होता है ये फ्री में है, ऐसा भी नहीं कि हाँ ये पेड क्लास है। तो
तो आप लोगों को फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग भी इसको क्लास को लीजिए। और जहाँ आप लोगों को कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ें हैं, या आप लोग को कुछ पूछना हो, जो चीज़ें ना समझ में आ रही हो, उसको भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।